स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? मजेदार, शानदार, झमाझम। यस सर। और पिछला क्वेश्चन देख के तो बहुत झमाझम हो गए, क्योंकि उससे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, और वो भी आराम से 40 मिनट में हो रहा है। अब और मजे लो, आनंद लो। ICAI आपको इस चैप्टर में गिफ्ट देने आया है। देखो नवंबर 18 में क्या बांटा उसने। मिस्टर फैजिल is a proprietor in business of trading. He is a trader. An abstract of his trading and P&L account is as follows. ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है टू COGS, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, मतलब इसके अंदर सब आ गया। और सेल है 45 लाख। एक्चुअली ये टोटल है, ठीक है। अब 45 लाख रुपए की सेल है और भाई साहब 22 लाख रुपए का COGS है, तो आप सिंपल भाषा में बोल दो ना मालिक कि बेसिकली 23 लाख इस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक ग्रॉस प्रॉफिट पुट डाउन होकर यहाँ पे आ गया। तो अब आपके P&L में 23 लाख का GP, 45,000 की अदर इनकम, यानी 23 लाख 45,000 का क्रेडिट टोटल है। ठीक है सरकार? हाँ, ये तो कितना क्यूट लग रहा है क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाए, है ना। हाँ, फिर आगे बोल रहे हैं सैलरी पेड 12 लाख, जनरल एक्सपेंसेस 6 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस बोले क्वेश्चन मार्क, दमो तो निकाल के बताओ। हम तो यही बोलते हैं क्वेश्चन मार्क का मतलब दमो तो निकाल के बताओ। और सर हमें तो बहुत दम है, मतलब हमें तो मतलब इतनी दम है कि शक्तिमान है एकदम, बाहुबली। अच्छा, कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, मतलब वो जो रूल होता है ना, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो ये वही बोल रहा है, लेकिन अमाउंट तो दे दिया। तो अब आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग अंतर क्या पड़ रहा है, की फर्क पहना है अपने को, छड्डो। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, फिर से दमो तो निकाल के बताओ। अरे यार ये बहुत बहुत चैलेंज कर रहे हैं अपने को। चलो हमें तो बहुत दम है, निकाल के तो बताना ही पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसिस अमाउंटेड टू 1% ऑफ टोटल सेल। हाय भगवान, टोटल सेल 45 लाख, तो 45 लाख के पीछे के 2 जीरो हटा दो तो कितने बचे? 45,000। तो बैलेंसिंग में क्या आ गया? प्रॉफिट। कितना? 23 लाख 45,000 इज द क्रेडिट, माइनस 12 लाख, माइनस 6 लाख, माइनस 45,000 और माइनस 1 लाख। तो मालिक आपका नेट प्रॉफिट 4 लाख आता है। अब ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए भी आया है तो बुराई क्या है? These questions are always welcome, always welcome। बिल्कुल आओ सरकार, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी ना आए, और इसका सिंपल रीज़न है, ये किससे नहीं बनेंगे, सबसे बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से कंपटीशन बढ़ता है, और मेरी हमेशा इच्छा है कि अगर मैंने आपको इतना डेप्थ में पढ़ाया है, इस लेवल पे पढ़ाया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी उस मेहनत पे कहीं ना कहीं यार चोट है, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन बढ़ाते हैं। और कंपटीशन में मेरा बहुत सिंपल सा हिसाब है, जो डिजर्व करता है वो निकले। और डिजर्व कौन करता है? जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत करी है, स्मार्ट वर्क किया है प्लस मेहनत की है। सिर्फ स्मार्ट वर्क भी नहीं किया हो, मेहनत की हो, क्योंकि CA मेहनत मांगता है, बिल्कुल मेहनत मांगता है। मेहनत क्यों? क्योंकि आपको जब इतना सारा ज्ञान अर्जित करना है तो उसमें समय देना पड़ेगा, एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। चलो सरकार पकाओ मत, मई 19 का क्वेश्चन बताओ ना। एक क्वेश्चन हो गया आपका, दैट्स इट। वो आया था 5 नंबर के लिए एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ कई बार आते हैं, कई बार आते हैं। मतलब आप ऐसे मान के चलना कि 100 नंबर के पेपर में ऐसे 40-45 नंबर के क्वेश्चन तो होंगे जो बेहद आसान होंगे, बस आपको उन्हें तो आइडेंटिफाई करना है, और उन्हें आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है? 45 में से 45 लाने हैं। चलो 40 ले आना। अगले 30 नंबर के जो होते हैं वो होते हैं एवरेज, मतलब ना बहुत टफ ना बहुत ईजी। आप उसमें 30 में से 20 ले आओ, 45 और 20 65। अब आपके पास बचे जो अगले 20 नंबर हैं, 25 नंबर हैं, आप उसमें से 10 लाओ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आप बोल कितना हुआ? 40 प्लस 20 प्लस 10, 70 मार्क्स अकाउंट्स में मिनिमम आपके आते हैं, आनी चाहिए, आनी चाहिए, मतलब लिटरली आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्लानिंग करिएगा आप भी कि आपके भी 70 मार्क्स के लगभग आए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है। चलो मई 19 10 मार्क्स, थोड़ी सी ड्राफ्टिंग करके रखिए भैया,
समय बड़ा लिमिटेड है और मुझे आपको कॉन्सेप्ट देने हैं। फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मैं पहले करके रखता हूँ ताकि कम से कम आपका समय बचा सकूँ। ठीक है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर संदीप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट में क्या क्या है? कैश यानी रियल अकाउंट और परचेस। सरकार ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और एक ही स्टेटमेंट में रियल और नॉमिनल और पर्सनल तभी आते हैं जब वो ट्रायल बैलेंस होता है। तो मालिक उन्होंने थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज कर दी है, बाकी है तो ये ट्रायल बैलेंस ही। इन्होंने डेबिट डेबिट एक साथ लिख दिए, क्रेडिट क्रेडिट एक साथ लिख दिए और देखो टोटल टैली भी हो रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली भी होता है। तो दिस इज प्योरली ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में है कैश इन हैंड, परचेसेस, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स के अगेंस्ट इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो परचेस के अगेंस्ट क्या माइनस हो जाएगा? सरकार परचेस रिटर्न। फिर और क्या है? सैलरीज है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, बेड डेट है। बेड डेट है तो मतलब आपके जो डेटर अकाउंट होगा ये आफ्टर बेड डेट है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बेड डेट दिख रहा है, यानी आप बेड डेट की एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं। चलो और आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट आर दी एसेट, और ये रिटर्न भी देती हैं। तो देखें अगर कुछ मिलता है रिटर्न के बारे में तो ठीक है, नहीं तो हम मान लेंगे कि जो कॉस्ट है वो एज इट इज हम बैलेंस शीट में छाप देंगे, भैया एसेट है, एसेट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली। ओके, आगे ओपनिंग स्टॉक सरकार ट्रेडिंग में जाएगा, ड्रॉविंग कैपिटल माइनस हो जाएंगी, फर्नीचर बैलेंस शीट आइटम है, हाँ इसका डेप्रिसिएशन फील्ड में आएगा, बिल रिसीवेबल 3000, इधर आ जाओ, कैपिटल है कौन सी होगी? ओपनिंग, नहीं ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई है तो। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओह बैंक में तो नेगेटिव बैलेंस है इनके। अच्छा, सेल्स, परचेस रिटर्न, ओके, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बेड डेट है, क्या बताया था? इट इज ऑलवेज ओपनिंग वन। और क्यों? क्योंकि अभी तक आपने बेड डेट को राइट ऑफ भी नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला, तो मतलब ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट है। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना होगा? सर क्वेश्चन बताएगा ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी लोगों की बातें हैं, ये छोटे मोटे अकाउंटेंट की बातें थोड़ी हैं, तो ये अलग से बात की जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सरकार। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, कमीशन क्रेडिट में है मतलब इनकम है, अगर ये डेबिट में होता तो खर्चा होता। और आगे बिल्स पेबल 2500 लाइबिलिटी है। अदर इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 4500, क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक को एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट में। कितना मालिक? 4500। सर आपने वो ट्रेडिंग अकाउंट में 45,000 लिखे, हाँ ठीक कर दूंगा, लो कर दिया। ठीक है, अब आगे सैलरी ऑफ ₹100, टैक्स ऑफ 200 आर आउटस्टैंडिंग। आ जाओ भैया, सैलरी वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। तो सैलरी आपने ऑलरेडी इतनी ट्रायल बैलेंस में शो कर रखी है, यानी ये वो है जो आपने ऑलरेडी पे कर दी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अलावा 100 रुपये की सैलरी और है जो ड्यू हो रही है, आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब आपकी सैलरी जो टोटल ड्यू हुई वो 2600 है। सैलरी इज इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका इन्वेंट्री से कोई लेने देना नहीं है। जो चीज़ इन्वेंट्री के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है वो आती है ट्रेडिंग में, और बाकी जो समय के साथ जुड़े हुए खर्चे हैं या इनकम है वो आते हैं इनडायरेक्ट खर्चे इनकम के नाम से, और वो आएंगे P&L में, जिसको इन्वेंट्री बेच के जो सरप्लस कमाया है यानी जीपी कमाया है उससे एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो 2600 रुपये सैलरी के नाम पे यहाँ पे आ गए, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये, टैक्सेस 200 रुपये भी आउटस्टैंडिंग है। ये है सरकार टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कितना? पेड ड्यूरिंग द ईयर 500, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग टैक्स कितना है? 200। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग टैक्स 200। ओके, और आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंश्योरेंस इज ₹50 प्रीपेड, और टैक्स के साथ इंश्योरेंस भी लिखा है, तो आपको टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ही करना है। अब उस 500 के साथ ये 50 रुपये ऐसे शामिल हैं जो आपने पे तो इस साल करे हैं, लेकिन एक्रू ड्यू अगले साल होंगे, तो वो इस साल हमारा खर्चा नहीं है, एसेट है, और एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट सेट जाएगा। यहाँ से आप माइनस करो, तो 500 + 200 700 - 50 650, तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 650, और बैलेंस शीट में एसेट साइड इंश्योरेंस। आप समझ रहे हैं मैं कर क्या रहा हूँ?
समझो, मेरे करने का तरीका समझो, वो जरूरी है। मैंने ट्रायल बैलेंस को बहुत फोरे तौर पर पढ़ लिया, मुझे नहीं ज़्यादा दिक्कत। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ लिखी है उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। सारा बोझ मेरे इस चैप्टर का इनके कंधों पर है। यहाँ छुपे हैं मेरे मार्क्स, ये फॉर्मेलिटी है केवल। तो मुझे इनको पहले डील करना है, क्योंकि इनके दो इफेक्ट होंगे। एक बार इनके इफेक्ट दे दिए तो इनके आधे कंटेंट वैसे ही कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए आधे हैं उनको हम डील कर ही लेंगे। करना क्या है? कॉपी और पेस्ट। ठीक है, दिस इज द वे हाउ टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द एग्जामिनेशन। ओके, चलो सरकार अब आगे बोलो। अगला बोलते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपए। अच्छा, कमीशन क्रेडिट में पड़ा है 500, तो ये कौन सा कमीशन है? जो एक्रू हुआ वो या जो रिसीव हुआ वो? आप देखो एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन इनकम है ना, पैसा मिला होगा, हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। तो आपने जब ये कमीशन प्राप्त किया तब आपने थोड़ी हेडेक पाला। जूनियर अकाउंटेंट को इतनी हेडेक पालना था? जूनियर अकाउंटेंट को क्या इतनी हेडेक पालना है कि उसमें प्रीपेड कितना है या एडवांस कितना है? वो तो शांति से एंट्री कर लेता है। बोले कितना पैसा है, नोट गिने 100 के 5, बोले ठीक है, या एक हरे गांधी जी निकल ली, बोले हाँ ठीक है, बस एंट्री घुमा दी, कैश टू कमीशन। ये तो बड़े अकाउंटेंट, हम जैसे लोगों का काम है जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये इनकम जो रिसीव हुई है क्या वो इसी साल की है। तो आंसर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 100 रुपये ऐसे हैं जो अगले साल के लिए मिले। तो अब आप क्या करोगे? सरकार कमीशन कितना रिसीव हुआ? 500, इसमें से कितना है जो अगले साल के लिए मिल गया? 100। तो ये आपकी इनकम है? नहीं, ये लाइबिलिटी है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपसे फीस चार्ज करी, और फीस हम जैसे अपनी क्लासेस जब रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो उसमें फीस लेते हैं पहले, क्लास चालू होने के पहले। तो फीस तो मिल गई, लेकिन क्या वो मेरी इनकम है? तो आंसर है नहीं। कब तक? जब तक मैं आपको पढ़ा ना दूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे उस सर्विस को परफॉर्म करने के बदले में ये पैसा एडवांस में लिया है। तो उस फीस को हम तब तक एज ए इनकम बुक नहीं कर सकते जब तक हम वो सिलेबस कंप्लीट ना करा दें। तो इस सिनेरियो में आपको 500 रुपये तो मिले, लेकिन उसके बदले में 100 रुपये ऐसे मिले हैं जो एडवांस हैं। तो आप इस साल जो इनकम बुक करेंगे वो होगी 400, और जो 100 रुपये एडवांस मिल गए, दैट इज़ बेसिकली योर लाइबिलिटी। क्योंकि आप अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिसके लिए आपको वो एडवांस मिला है तो आपको पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तो इट इज़ ए लाइबिलिटी। तो एडवांस कमीशन 100 रुपये। चलो मान लीजिए 3 पॉइंट कवर हो गए। चौथा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 210। चलो देखो जरा, आपके इस क्रेडिट में देखो इन्वेस्टमेंट असेट है और उसकी जो ब्याज है वो आपकी इनकम है, और इनकम हैविंग क्रेडिट बैलेंस। आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी ब्याज के बारे में कोई बातचीत नहीं है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपका ब्याज एक्रू तो हुआ लेकिन एक पैसे का रिसीव नहीं हुआ। हाँ, तो हमें कोई अंतर भी नहीं पड़ता सर, हम कल ले लेंगे, इनकम तो इस साल की है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो इनकम इस साल बुक होगी ना। बोले हाँ, तो बुक करो बिंदास। तो P&L के क्रेडिट में क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो कि आपका मेन एक्टिविटी ये है, तो फिर 210 रुपये यहाँ पे आ गए। बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है मालिक 4000, और उस पर एक्रूड इंटरेस्ट ये आता है 210 रुपये। क्या हमने डील कर लिया? हाँ, ये भी आ गया, यहाँ भी आ गया, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। और आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है सर। हाँ, तो ये फाउंडेशन सिंपल ही तो है। किसने बोला टफ था? किसी ने बोला था क्या? अगर बोला था तो उसको जाके दिखाना है। ये बोल देखिए ये आता है एग्जाम में। अब इसको तो लोग टफ बोल के डरा रहे थे हमें। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अनपेड इज 300। मालिक बताओ, ओवरड्राफ्ट इज ए लायबिलिटी, तो उसका ब्याज मेरा खर्चा है। क्या आपके इस पूरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट कंपोनेंट में इंटरेस्ट ऑन ओडी शब्द मिला? सर पता नहीं, याद नहीं है। तो मालिक याद रखो, ऐसे पढ़ो कि कंटेंट याद रहे थोड़े थोड़े, कि यार हमने इसके बारे में पढ़ा क्या था। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आप क्वेश्चन को एक बार में परफेक्टली सही करोगे। ये रामबाण चलता है बॉस, यानी क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि उसके कंटेंट पता हो कि यार हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि उससे रिलेटेड जब कोई पॉइंट आए तो आप तुरंत क्लिक कर पाओ, हाँ यार मैंने पढ़ा था ये पॉइंट, ऊपर कहीं है ऐसे। तो चलो, आपके इस पूरे क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड कहीं पे ब्याज नहीं है, लेकिन सब खर्चा तो है, एक्रू तो हुआ है। तो आप डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ओडी और अमाउंट इज 300। ओडी के लिए बैंक आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो आपका ओडी का जो बैलेंस है वो उसको और बढ़ा देगा। तो अब आपका ओवरड्राफ्ट कितना था? सरकार ओडी से 2000 का था,
हाँ सर, ओडी 2000 का था, लेकिन इस एडजस्टमेंट से पहले। जब ये एडजस्टमेंट दोगे तो क्या होगा, बैंक आपका ओडी और बढ़ा देगा। ओके, तो बैलेंस शीट में ओडी 2000 तो पहले था, और अभी भी आपने 300 रुपये की एंट्री और पास करी, तो उसके बाद अब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया है 2300। ओके, चलिए आगे। रिजर्व फॉर बैड डेट इज टू बी कैप्ट एट 1000। और मजेदार बात यह है कि आपके प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस भी 1000 था। चलो देखो जरा, हाँ मैंने आपके लिए बढ़िया सुंदर सा बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट खाता बना रखा है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट का अमाउंट है 500, यानी इस साल आपने जो बैड डेट इनकर किया वो 500 था। जितना बैड डेट आपने इनकर किया वो कितना था, 500। प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1000। प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन आएगा कहाँ पे, डेबिट में। और वो कितना मेंटेन करना है, 1000। ऐसा किसने बोला, क्वेश्चन ने। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपके पास पहले से 1000 का प्रोविजन होना था, आपको पहले से अंदेशा था कि हमें 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है, लेकिन असल में नुकसान कितना हुआ, 500। तो अब आप क्या करोगे, इस पूरे 500 के बैड डेट को आप प्रोविजन से राइट ऑफ करोगे। 3 बार बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा। तो ये और ये आ गया प्रोविजन के डेबिट में। अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले बोल चुका हूँ, जज्बाती नहीं होना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। खाते को बैलेंस करो, डेबिट में आया 1500, क्रेडिट में पड़े हैं 1000, तो 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो बस ये 500 अब आप P&L से चार्ज करो। तो P&L में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट इस साल सिर्फ 500 आएगा। ठीक है सरकार। अब चलो बैलेंस शीट में चलते हैं। क्या डेटर आपने राइट ऑफ कर दिया, हाँ सर। पहले से कर चुके हैं, हाँ, यानी ट्रायल बैलेंस में जो डेटर देख रहे हैं वो आफ्टर बैड डेट है, हाँ भाई हाँ। कितने, सरकार 5000। तो चलो बैलेंस शीट में डेटर्स 5000 बुक वैल्यू माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना मेंटेन करना है, क्वेश्चन ने दिया 1000। तो बैलेंस शीट में नेट ऑफ प्रोविजन जो डेटर्स आएंगे वो होंगे 4000। ओके, वी आर अबाउट टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन। बढ़िया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज, सर ये नहीं लिखते ना, इज टू बी चार्ज, तो भी मैं समझ में आ रहा था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन खाता नहीं दिख रहा। इसका मतलब अभी तक आपने इस साल डेप्रिसिएशन नामक खर्चा बुक नहीं किया है। तो मालिक फर्नीचर है कितने का, हाँ फर्नीचर तो बहुत महंगा है, कितने का है, 1600 का। तो 1600 का 10% कितना हुआ, 160 रुपये। और बैलेंस शीट में फर्नीचर 1600 माइनस 160, तो ये आया 1440। ओके, इसके साथ आपके सारे पॉइंट समाप्त हुए एडजस्टमेंट के। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू खाली द ट्रायल बैलेंस। ओके, तो कैश इन हैंड 1500 बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, अगला कंटेंट परचेस, और हमने उसके सामने रिटर्न भी देखा था, कितना था, परचेस रिटर्न 2000। तो परचेस, सर ट्रेडिंग अकाउंट मत पकाओ, तो 12000 का परचेस, नेट 2000 का रिटर्न, नेट परचेस आफ्टर रिटर्न इज 10,000। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स के साथ ये, तो बाय सेल्स नेट ऑफ रिटर्न, सेल्स हुई थी 9000, रिटर्न है 1000, तो नेट सेल्स है 8000। अरे वाह, वेरी गुड। तो कैश इन हैंड हो गया, परचेस हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। सैलरी सर हम ऑलरेडी टेक केयर कर चुके हैं, हाँ सर कर चुके हैं। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, हाँ सर टेक केयर कर चुके हैं ऑलरेडी, एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में कवर हो गया था। बैड डेट सर वो तो हम प्रोविजन से राइट ऑफ भी कर चुके हैं, तो अब जगह बची नहीं उसके लिए। अच्छा, डेटर सर ये तो एसेट से बैलेंस शीट में जा चुकी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मालिक एसेट है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी जा चुकी है। ओपनिंग स्टॉक इंतजार था आपका मालिक, लो लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तो एक ही प्रभाव आएगा ना, लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर डेबिट हो गया। ओके, ड्रॉविंग कैपिटल में से माइनस होगी, और कैपिटल कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट में। तो कैपिटल जो भी ओपनिंग बैलेंस है माइनस ड्रॉविंग, और ड्रॉइंग्स 2000 रुपये। ओके, फिर इसके बाद फर्नीचर सर हो चुका है। बिल रिसीवेबल सरकार डेटर है, क्यों इस पर प्रोविजन बनाओगे कभी, बताओ ना। अगर क्वेश्चन बोले कि सरकार डेटर से प्रोविजन बनाओ, तो डेटर्स का मतलब बिल रिसीवेबल होता है क्या, नहीं। ट्रेड रिसीवेबल एक बड़ी हेडिंग है, उसके अंदर डेटर्स भी आते हैं और बीआर भी आते हैं, लेकिन सरकार डेटर में चूँकि कमिटमेंट नहीं है, उसका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बीआर तो जब भी मिले हैं तो वो या तो फिर इन दी फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मिले, या वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट मिले, जिसमें
सामने वाली पार्टी ने अनकंडीशनली एक सर्टेन अमाउंट कैश में पे करने का वचन दिया है। कोई स्कोप ही नहीं है कि वहाँ पे पैसा 19-20 हो, क्योंकि अगर हुआ तो आप कोर्ट में चले जाओगे और उसको निपटा दोगे। मतलब कोर्ट में जाके निपटाओगे, नहीं तो तुम सोचो निपटा दोगे। हाँ चलो, अच्छा अब आगे देखो ना। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा, लो लिख दो। आपकी बैलेंस शीट भी लगभग सज चुकी है, मैं तो फिर से भूल गया, 3000। अब जरा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में भी शेयर लगा के आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल का अकाउंट बैलेंस 16,000। हाँ सर, हमने बैलेंस शीट में सजा भी दिया था 16, जिसमें 2,000 की ड्राइंग भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया। बैंक ओवरड्राफ्ट सर हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, सेल्स लिख दी सर, परचेज रिटर्न नेट हो चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो चुका है, क्रेडिटर 2,000 इट्स ए लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में आएगा। हाँ सर, ओके आगे बोलो। सरकार कमीशन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, एडजस्टमेंट कर चुके हैं, उसमें 100 रुपये एडवांस थे, और बिल्स पेबल इज ए लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में आएगा 2500। इसके साथ मालिक आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब से बैलेंस करो और मजे लो, ऐसा? हाँ सरकार। तो क्रेडिट में आ रहा है 8 और 4 12,500 माइनस 11,400, तो 1100 का जीपी आया, और ये लेके आ गए हम P&L में। तो 1100 प्लस 400 प्लस 210 माइनस 2600, ले गई भैंस पानी में, लॉस है, माइनस 650 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 160। तो मालिक 2500 का लॉस है। प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, लॉस है तो बाय नेट लॉस कैरी डाउन, और ये माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। तो मालिक 16,000 माइनस 2,000 का ड्राइंग माइनस 2500 का लॉस, तो आपकी नेट कैपिटल बची है 11,500, और इसमें ऐड करते हैं 2,000 रुपये प्लस 2,300 रुपये प्लस 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 2500, तो ये हुआ मालिक 18,700 टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड असेट्स भी इतनी होगी, और जैसे ही यहाँ आंसर आया बैलेंस शीट इज बाउंड टू बी टैलीड, और 10 नंबर अपनी जेब में। तो आपने 3 एग्जाम देख लिए अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई फीलिंग आई होगी कि कोई पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन आता है यहाँ से। इतना लेंदी 20 नंबर का क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ था नहीं खास, जो अकाउंट के कोई बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट को पूछ लिया उसने आपसे। चलो सर एक बार टैली तो कर दो जल्दी से, फिर बात करेंगे और। अच्छा ठीक है, एब्सोल्युटली 18,700, और ये हो गया सरकार आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, मई 2019। अब बचा क्या है, एक आध क्वेश्चन और बचा एग्जाम में, कुल 4 अटेम्प्ट तो हुई थे अभी तक, तो नवंबर 18 का क्वेश्चन बचा है। चलो अब हम नवंबर 18 का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, नवंबर 18 का क्वेश्चन भी देखते हैं। ये भी 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था, देखें तो सही इसमें कुछ दम है या सब फुस्सू बम है। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ मित्तल, ओके प्रोप्राइटर है तो नाम ही होगा, ऑन 1 जनवरी 18, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसमें क्रेडिटर्स हैं 16 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2.5 लाख, और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 51 लाख। प्लांट मशीन है, फर्नीचर है, डेटर्स है, बैंक है और इन्वेंट्रीज, ठीक है। ड्यूरिंग 2018 his profit and loss account reveal a net profit of rupees 15,10,000. This was after allowing for the following. पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर चुके हैं, उसके बाद ही प्रॉफिट निकल के आया है, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप बस इतना बोल देना कि भैया प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ऐसे गंदे काम नहीं करते। आईओसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को बंटता है, ताकि वो पार्टनर्स जिन्होंने फर्म में पीएसआर के प्रोपोर्शन में ज़्यादा पूंजी लगाई है, वो अपने उस एक्स्ट्रा पूंजी के लिए कुछ कंपनसेशन रिसीव कर सकें। अब भैया तुम तो अकेले मालिक हो, इस कंपनी बोलो इस फर्म के बिजनेस के पूरे प्रॉफिट पे तुम्हारा हक है, तो तुम्हारा हक किसने मार लिया? भाई आप समझो 3 पार्टनर हैं, और एक पार्टनर ने 2 लाख लगाए और बाकी दोनों 1-1 लाख लगाए, और पीएसआर तीनों का 1 है, तो जिसने 2 लाख लगाए उसी एक हिस्से के लिए उसके तो सांप लौटते होंगे सीने पे। उसे कितना बुरा लगता होगा कि मैं बेवकूफ़ बन गया, मेरे चेहरे पे सी लिखा है। ऐसा थोड़ी होता है। तो उसे
मोटिवेट रखने के लिए कि भैया तू 2 लाख रुपए लगाए रख, हम तुझे आईओसी देंगे। अब समझो, अगर आईओसी नहीं होती तीनों को कितने मिलते? इक्वल प्रॉफिट। लेकिन अगर आईओसी है तो क्या होगा, इसे 2 लाख पे आईओसी मिलेगा, जबकि बाकी को मिलेगा 1-1 लाख पे। तो इसका जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1:1। और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होते हैं तो वो बढ़ते हैं पीएसआर में। तो भैया ये जो आईओसी का फंडा है वो तसा है कि वो पार्टनर जिन्होंने फर्म में पीएसआर के प्रोपोर्शन में एक्स्ट्रा कैपिटल दी है, वो अपनी कैपिटल फर्म से विड्रॉ ना करें, फर्म में पड़ी रहने दें, इसलिए उनको आईओसी दिया जाता है। अब तुम तो अकेले शेयर हो, अकेले मालिक हो, तो तुम्हारा हिस्सा किसी ने नहीं मारा। अब लेकिन देखो हो तो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, सांप निकल चुका है, तो लाठी पीट लो। लिख तो दो कि भैया सोल प्रोप्राइटर है, इसमें ये चीज़ें होती नहीं, अब हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट बता तो सकते हैं कि हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटर में आईओसी नहीं होता, लेकिन अब देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हो चुका है। ठीक है, कितना भैया? ओपनिंग कैपिटल थी 51 लाख, तो 51 लाख का 6%, ओहो 3,06,000, ठीक है। और आगे ये लग चुका है और उसे लगाने के बाद प्रॉफिट ही आया है। अच्छा, प्लांट और मशीन का डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और फर्नीचर का, फिक्चर्स का डेप्रिसिएशन 5% पर एनम। तो भैया 31 लाख का 10% यानी 3.1 लाख, ये ओपनिंग बैलेंस है भैया, ध्यान रखिएगा। और 5% और फर्नीचर 4 लाख का 10% 40,000, तो आधे साल का 20,000, ठीक है, डन। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी लग चुका है, ये 3 चीजें हो चुकी हैं। एट द रेट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर 18, इस पे नहीं मालिक, 31 दिसंबर 18 के जो डेटर हैं उस पे, ये तो 17 के हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आपको ये मानने का हक है कि हमने माना कि जो ओपनिंग डेटर थे वही क्लोजिंग है, लेकिन क्वेश्चन ना दे तो अभी सबर करो, सबर करते हैं ना, हाँ चलो। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग 185,000। ऐसा थोड़ी चलेगा ना दीदी, ये तो गलत है। तो 185,000 रुपीज़ आपने लाभों पे चार्ज ही नहीं करे, जबकि एक्रूअल बेसिस पर, भले पेमेंट नहीं करा चलता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस पर खर्चा इस साल का है तो इसी साल के लाभों पे चार्ज होगा। पे नहीं करा तो लाइबिलिटी दिखाएंगे ना बिंदास सर, लेकिन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, करवाएंगे सर। और प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंड ऑफ ₹25,000। अच्छा, तो लाभों को निकालते समय आपने क्या करा कि अपना पूरा इंश्योरेंस का प्रीमियम लाभों पर चार्ज कर दिया, जबकि उसमें 25,000 रुपये इस साल के थे ही नहीं, वो तो अगले साल के थे। तो अगर आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड हो करवा रहे हो तो फिर प्रीपेड की भी इज्जत रखना पड़ेगी, क्योंकि ये वो पेमेंट है जो इस साल हो तो गया लेकिन इसका बेनिफिट इस साल नहीं मिला। तो अब आप क्या करोगे सर, इसे नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो खर्चे कम करोगे, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि आप पूरा खर्चा लाभों पे चार्ज कर चुके हैं, तो आप रिवर्स करोगे, और रिवर्स करोगे तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट कम हो गया था वो वापस से बढ़ेगा। ओके, डन। हिज करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 18। चलो वाह, इन्होंने क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का, करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस दे दिया है। तो ट्रेड रिसीवेबल 21 लाख, कैश एट बैंक 5,20,000, ट्रेड पेएबल 1384। ड्यूरिंग द ईयर ये आएगी क्या आवाज गाड़ी की? हाँ जी, कैश एट बैंक 520, ट्रेड पेएबल 1384, और ड्यूरिंग द ईयर भैया ने 6,20,000 डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ करें। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू द नेट ट्रेड रिसीवेबल एट ईयर एंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक जितने हमारे नेट ट्रेड रिसीवेबल हैं उसके बराबर है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो रिवाइज बैलेंस शीट में क्या करें, जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुए उसको बेस ले लें। बताओ भैया कितने प्रॉफिट रिपोर्ट करे थे अपन ने? 15,10,000। वो जो 3 चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी हैं उससे मतलब नहीं है, वो तो उन्होंने इसलिए दी ताकि आप उसको बैलेंस शीट में ध्यान रख पाओ, क्योंकि उनके इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाने वाले थे। बाकी 2 चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने कंसीडर नहीं करी थी, लेकिन हमें करना पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये भाई को इतनी अकल थी नहीं, तो इनने कैश बेसिस पे पीएनएल निकाल लिया। कुल मिला के बात ये है। तो अब हम इसको एक्रूअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने जब प्रॉफिट निकाला तो इंश्योरेंस में पूरा खर्चा लाभों पर चार्ज कर दिया, जबकि उसमें 25,000 प्रीपेड थे। तो लो मालिक बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, और डेबिट में क्या जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बस ये 2 ही एडजस्टमेंट है सर? हाँ 2 ही थे।
तो लो 15 10 25 माइनस 185,000, तो ये आ गया 13,50,000 नेट प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे एक नोट लिख दो, ऑल दो मिस्टर मित्तल हैड चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल in his profit and loss account is actually not allowed proprietor business। ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि अलाउड नहीं होता। इट इज कंसिडर्ड ओनली इन पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, ठीक है, चलो तो अब हम क्या करें सर? आप क्या करें, उठा के छापना शुरू करो। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग बैलेंस विच वॉज 51 लाख प्लस, होती तो नहीं है लेकिन अब इन्होंने अपने आप को दिलवा दिया तो भैया ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली अगर ये नहीं करते तो प्रॉफिट 3 लाख शेयर्स बढ़ जाते और वो बढ़े हुए प्रॉफिट जाते कहाँ? कैपिटल में। तो घूम फिर के भैया 13 तुझको अर्पण, हमें क्या अंतर पड़ रहा है? तू बोल रहा है हमने 15 लाख 10 हज़ार कमाए, असल में कमाए तो 18 लाख 16 हज़ार है, लेकिन हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा क्योंकि घूम फिर के सब जाना तो तेरी कैपिटल में ही था। तो छड्डो, अपन क्यों इतनी हेडेक पाले। डन, चलेगा। IOC प्लस नेट प्रॉफिट विच आर नाउ रेक्टिफाइड टू 13,50,000 माइनस ड्राइंग। अब ड्राइंग कितनी है मालिक इनकी? ड्राइंग है इनकी 6,20,000, तो 51 लाख प्लस 3,06,000 प्लस 13,50 माइनस 6,20, तो क्लोजिंग कैपिटल है 61,36,000। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा एक्सपेंसेस पेबल थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या ये स्टिल पेबल है? सर हमें नहीं पता, और वैसे भी 1 साल पुराने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थोड़ी कैरी होते हैं। आपने इस साल जब खर्चे पेमेंट करने का काम शुरू किया होगा तो सबसे पहले पुराने चुकाए होंगे। और क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं? अगर क्वेश्चन ने बोले हैं तो हम मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे क्वेश्चन ने बोला था, हमें याद आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 185,000। अच्छा, व्हाट अबाउट द क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स का अमाउंट है ट्रेड पेबल 1384, और कुछ लाइबिलिटी में नहीं, असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000 था जो आपने प्रोवाइड फॉर नहीं करवाया था, वो हमने ठीक कर दिया था, तो आगे बैलेंस शीट में। और बोलो ना सरकार? हाँ, लो प्लांट मशीन फर्नीचर था 4 लाख का, 5% से डेप्रिसिएशन लगा 380 हो गया। प्लांट एंड मशीन 31 लाख के थे और इस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगा था 3,10,000, तो 31 लाख माइनस 3,10 27,90,000, ये भी हो गया मालिक। यार बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एग्जाम में, मतलब इतने भी आसान नहीं पूछने चाहिए। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें व्हाट वाज द बुक वैल्यू? तो मालिक ट्रेड रिसीवेबल खाता यानी डेटर खाते की बुक वैल्यू तो वही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ सेपरेट अकाउंट। तो जब भी क्वेश्चन बोले बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब ग्रॉस डेटर्स आफ्टर बैड डेट, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ सेपरेट अकाउंट। हालांकि ये बात अलग है कि बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट है जहाँ पे आप नेट करके शो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली डेटर अगर मैं बोल रहा हूँ तो डेटर का खाता तो वही है, क्योंकि प्रोविजन आप अलग से मेंटेन कर रहे हैं कल होने वाले नुकसान के लिए। आज हुआ नहीं वो नुकसान, बस आपको डर लग रहा है कि कल में नुकसान होगा, क्योंकि उसकी इनकम आज बुक करी है तो आज के लाभों पर चार्ज होना चाहिए, इसलिए बस हम कर रहे हैं, बाकी नहीं। चलो अच्छा, तो बुक वैल्यू कितनी थी? 21 लाख। और क्वेश्चन ऐसा कुछ बोला था कि आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो क्लोजिंग डेटर्स की बुक वैल्यू पे 5% प्रोविजन बनाने के बाद निकाला है। तो 21 लाख का 5%, सर 10% होता है 2-10, तो 5% आधा कर दो, 1,05,000, तो ये आ गया प्रोविजन 21 लाख माइनस 5%, 19,95,000, 19,95,000। ओके, और आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रेड रिसीवेबल आ गए, कैश 5,20,000, ट्रेड पेबल हाँ सर आ गए 1384,
ड्यूरिंग द ईयर इनकी ड्राइंग सर हम ले चुके हैं, छड्डो ना। और क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल, तो नेट का मतलब आफ्टर प्रोविजन, तो आपका स्टॉक कितना होगा जितने आपके नेट ट्रेड रिसीवेबल हैं, यानी 19,95,000। अब कुछ बचा क्या? वैसे तो नहीं बचा क्योंकि अपन ने सारे कंटेंट ले लिए बैलेंस शीट के। हाँ चलो चेक करते हैं। तो 61,36,000 प्लस 185,000 प्लस 13,84,000, 77,05,000 माइनस 27,90,000, 380,000, 1995 माइनस 25 माइनस 520 और माइनस 1995, एग्जैक्टली जीरो आया। तो मालिक 77,05,000 is the net amount of debtor। तो मालिक 77,05,000 is the total of your balance sheet। और इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हो गया। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पहली फुर्सत में निपटाना, पहली फुर्सत में निकल, हाँ पहली फुर्सत में निकल, 10 मार्क्स आ जाने दो। ऐसे क्वेश्चन ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स लेते रहना। हाँ, वो जो 20 नंबर जैसा क्वेश्चन था वो कभी हाथ मत लगाना क्योंकि वो डिस्गाइज है, ध्यान रखना। हाँ, तो ब्लेसिंग्स लेते रहना, ऐसे बकवासों मत फंसना, ठीक है। तो ये हो गए सरकार आपके एग्जाम के तीनों क्वेश्चन, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन में आपको शायद 40 मिनट भी नहीं लगे और वो अकेले 40 मिनट खा गया, चलेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंटेंट और लेंथ कितनी है। तो मालिक अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे बाइंड अप कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।